सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 में रिलीज हुई हॉरर क्राइम फिल्म लॉन्ग लेग्स, जिसका राइटर और डायरेक्टर है ऑस्गुड परकिंस, और इनका अपकमिंग हॉरर मूवी है द मंकी, जो 2025 की ही फरवरी महीने में रिलीज होगा। खैर, अब बात करें इस मूवी के दो मेन कैरेक्टर के बारे में, तो मूवी में दिखेंगे लॉन्ग लेग्स के कैरेक्टर में निकोलस केज, जो घोस्ट राइडर जैसी सीरीज में काम कर चुका है। और एक मेन लीड के बारे में बात करें तो दिखेंगे माइका मॉनरो, जिसे आप 2014 की ही इट फॉलोस में भी देख चुके हो। अब मूवी के बजट के बारे में थोड़ा बात करें तो सिर्फ $10 मिलियन में ही बनी इस मूवी ने $126 मिलियन की कमाई की है, जो कि इस साल का सबसे बड़ी हॉरर फिल्म माना जा रहा है। तो चलिए ज्यादा देर ना करके मूवी की स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में एक छोटी लड़की अपनी बेडरूम की खिड़की से अपने घर के बाहर खड़ी एक अजीब सी कार देखता है। वो अपना एक पोलरॉइड कैमरा लेता है और चेक करने बाहर जाती है। दूर से देखने पर उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन तभी उसकी घर की तरफ से एक क्रीपी सा आवाज आता है, जिससे देखने लड़की उसी तरफ चलता है, जहां उसे देखता है एक अजीब सा आदमी, जिसका फेस तो साफ दिखा नहीं जाता, लेकिन कुछ ऐसी इसकी फेस दिखता था। फिर सीन यहाँ कट होता है और हम दिखते हैं एफबीआई एजेंट ली हार्कर और उनके पार्टनर एजेंट होराटियो फिस्क, जो कि एक सीरियल किलर की तलाश कर रहा था। किलर के बारे में पूछताछ के लिए एजेंट फिक्स एक घर की दरवाजे में नॉक करता है, जहां उसे अचानक अंदर से ही शूट कर देता है, जिसके चलते एजेंट फिक्स की वही पे डेथ हो जाती है। अब ऐसा सिचुएशन में ली की तो फट के चार हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत से काम लेता है और घर के अंदर से किलर को पकड़ लेता है। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि किलर ली को कुछ भी नहीं करता और वो अपनी रूम के बेड पर ही चुपचाप बैठा था, जैसे वो अपने आप को ही सरेंडर कर रहा था। आप ऐसे एक सीरियल किलर को पकड़ना मामूली बात तो नहीं था, जिसके कारण ली एक आईक्यू टेस्ट भी देता है और उस टेस्ट में भी ली अच्छा प्रदर्शन करता है। अब ली के इस बहादुरी से इम्प्रेस होके एफबीआई के सीनियर एजेंट कार्टर उसे एक केस में काम करने बोलता है, जो सालों से पेंडिंग पड़ा था। एजेंट कार्टर बताता है इस केस में बहुत सारी फैमिली मारा जाता है और हर मर्डर्स में पहले तो हस्बैंड अपने वाइफ और बेटी को मारता था, फिर खुद ही सुसाइड कर लेता था। कार्टर ये भी बताता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को चाकू से 60+ पर स्टेप करता था, यानी कि जब तक चाकू टूट ना जाए। हर मर्डर स्पॉट में एक खत पड़ा रहता था, जिसमें कोड लैंग्वेज में भी कुछ लिखा रहता था। सभी खत में सेम कोड लिखा रहता था, जिसके मतलब निकलता था कि लॉन्ग लेग्स। फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए कार्टर ली को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है और बोलता है हर फैमिली में एक छोटी लड़की रहती थी और सबका बर्थडे भी किसी भी महीने के 14 तारीख को ही रहता था। उसी रात ली कार्टर की वाइफ एना और उसकी बेटी रूबी से भी मिलता है, जहां रूबी का बर्थडे इनविटेशन भी ली को मिलता है। फिर रात को ली घर पहुंचती है, जहां उसके साथ कुछ अजीब घटना भी घटने लगती है, जैसे डोर में किसी का नॉक करना, घर के बाहर किसी का परछाई दिखना। ये सब होने के बाद भी ली डरने की जगह गन लेकर बाहर चेक करने जाती है, लेकिन बाहर उसे कुछ नहीं दिखता। फिर घर के अंदर ली नोटिस करता है एक पर्सन को, जिसे पकड़ने वो अंदर तो जाती है, लेकिन उसे अंदर भी कुछ नहीं मिलता, बल्कि सिवाय पड़ा था एक लेटर, और जिसमें लिखा था वही कोड लैंग्वेज में लॉन्ग लेग्स, जैसे उस मर्डर्स केस में भी मिलता था। फिर उसके अगले दिन हम देखते हैं ली एक क्राइम सीन पर पहुंचता है, जहां पे कुछ मर्डर्स भी हुआ था
और मर्डर्स की जगह वही सेम लेटर्स भी मिलता है जिसमें कोट्स भी लिखा था। बॉडी को देखकर पता चलता है कि जैसे कि मानो ये 1 महीना पहले ही ये मर्डर्स हो चुका था और किसी को पता भी नहीं था, क्योंकि घर के रिसर्च करने पर पता चलता है ये फैमिली किसी रोड ट्रिप पर जाने वाला था और जाने से पहले ही घर के अंदर ही इनका मर्डर्स हो गया। उसके बाद ली अपने मॉम से भी बात करता है कॉल में, फिर मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है, जहां ली इंटरनेट से सारे विक्टिम्स की मर्डर्स की डेट निकलता है। डेट्स को पॉइंट से जोड़ने के बाद एक ट्रायंगल बन रहा था जो कि साइन है कुछ डेविल का। ली ये सब इंफॉर्मेशन देने एजेंट कार्टर के ऑफिस पहुंचता है, जहां ली बताता है वो सारे लेटर्स को भी डिकोड मतलब ट्रांसलेट करा है और सब लेटर्स में एक चीज कॉमन मिला है, जो कि थी हमने कैमरा फैमिली फार्म में बहुत अच्छा वक्त गुजारा था, जहां एक्स का मार्क बना है। बात करें उस कैमरा फैमिली की तो फैमिली में था कैरी एन नाम की एक लड़की, उसके फादर और उसके मदर। घर में एक लोकल प्रीस्ट भी हफ्ते में एक बार आता था, जिनका भी डेथ हो गया था। उस फैमिली में सब लोग मारा जा चुका था सिवाय कैरियन के, क्योंकि कैरियन उस समय स्कूल में था। कैरियन अभी भी जिंदा है, जो एक वाटररो नाम की मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी, जो लगभग 132 माइल्स की दूरी पर थी, और वो फार्म थी 89 माइल्स की दूरी पर। फिर दोनों निकल गए उस फार्म की तलाश करने, जहाँ पे एक क्रॉस के नीचे से दोनों को एक डॉल मिलता है। फिर डॉल की रिसर्च करने के लिए उसे लैब में भी लाते हैं और चेक करने के बाद डॉल की हेड के अंदर से आयरन जैसा कुछ बॉल भी मिलता है। ये बॉल कोई मामूली बॉल नहीं था, क्योंकि इसके अंदर सब खाली होने के बाद भी एक वाइब्रेशन इसके अंदर से आ रहा था। इस वाइब्रेशन को सुन के ली को कुछ विजन्स आता है, जिसमें कैरियन को लॉन्गलेग्स से बात करते हुए ली देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लॉन्गलेग्स को, जो कुछ क्रीपी तरीके से एक स्टोर से कुछ तो सामान खरीद रहा था। खैर, उधर कार्टर और ली कैरियन से मिलने उसी मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचती है, जहां के मैनेजर से बातचीत करते वक्त दोनों को पता चलता है 8 साल के बाद कैरियन से मिलने एक अजीब सा आदमी कल आया था, जिसके बारे में जानने के लिए ली एंट्री बुक भी चेक करता है। लेकिन यहाँ पे शॉकिंगली हम देखते हैं कि एंट्री बुक में खुद ली हरकर का ही नाम था। अब इस सिचुएशन से हमें ये तो क्लियर हो जाती है कि लॉन्गलेग्स और ली में तो कोई तो कनेक्शन है। यहाँ पे कैरियन से बातचीत भी करते दौरान हम ये भी जान पाते हैं कि कैरियन पहले ही ली को कहीं तो देखा है और ली पहले भी कैरियन के घर जा चुका है। इनफैक्ट कैरियन यहाँ पे ये भी रिवील करता है उनके मॉम को भी उनके पापा ने मारा है। अब इस घटना के बाद से कार्टर ली के ऊपर थोड़ा तो बहुत शक करता है और लॉन्गलेग्स के बारे में जानकारी के लिए ली को अपनी मॉम से भी मिलने बोलती है। उसके अगले दिन कार्टर की बात मान के ली अपनी मॉम से मिलने जाती है अपने पुराने ही घर में, जिसको हम मूवी की स्टार्टिंग में ही देखा था। घर पहुंच के ली अपने मॉम रुथ से मिलती है और सच बताऊं तो पूरा मूवी में मैं इतना नहीं डरा जैसे इसके मॉम और इनके एक्टिंग देख के। भाई सच में फट गया था मेरा यहाँ। खैर, अपनी मॉम से मिलने के बाद ली किचन में कुछ तो एक चीज नोटिस करता है, जिसके कारण उसे कुछ विजन्स भी आ रहा था। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें रुथ किसी को तो अपने घर में देख के बहुत ही ज्यादा डर गया था। फिर सीन यहाँ प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और ली को मिलता है कुछ फोटोग्राफ्स अपने ही रूम से, जिसमें लॉन्गलेग्स का भी फोटो था, जो वो बचपन में ही उस पोलोरॉइड कैमरा से लिया था। फिर फोटो को लेकर ली सीधा कार्टर को देती है
जिसके कारण लॉन्ग लेग्स बहुत जल्दी ही पकड़ा जाता है। फिर कुछ देर बाद लॉन्ग लेग्स को पूछताछ के लिए इंट्रोगेशन रूम में लाया जाता है और यहाँ पे वो खुद का नाम कॉबल बताता है। यहाँ कॉबल बोलता है वो ली से मिलना चाहता है और ली उसका दोस्त भी है। यहाँ उसके पास से कुछ खास सबूत ना मिलने के कारण फिलहाल कॉबल तो अभी किलर साबित नहीं होता। फिर यहाँ ली अपने दिमाग लगाती है और बताता है कॉबल अकेले में ये सब मर्डर्स नहीं कर सकता, कोई उसके साथ है जो उसको मदद भी करता है इन सब मर्डर्स के लिए। दिल्ली कॉबल से सवाल जवाब करने इंट्रोगेशन रूम में जाती है, जहां उसने साथी के बारे में भी पूछने पर कॉबल बताती है। ये तो अभी वहां से क्यों नहीं? देन उसके बाद ही कॉबल अपने हेड को टेबल पर पटक पटक के मारता है, जिसके दौरान खून निकलने के कारण कॉबल की वहीं पे मौत हो जाती है। इन सब से कार्टर बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि कार्टर सोच रहा था ली ने ही कॉबल को प्रेशर्स दे रहा था अपने साथी के नाम बताने में। फिर ली के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो कॉबल की कहने पर वो अपनी मॉम रुथ से मिलने फिर अपनी घर वापस जाती है और इस बार एजेंट ब्राउनिंग भी ली के साथ होता है। ली रुथ से मिलने घर के अंदर तो जाती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। तभी एक गन शॉट की आवाज से बाहर देखती है, तो वहां रुथ एक शॉटगन से एजेंट ब्राउनिंग की खोपड़ी ही उड़ा देती है। ये सब देखकर ली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और एक गन लेकर बाहर चला जाता है। बाहर रुथ को हम देखते हैं एक डॉल के साथ, जो बिल्कुल बचपन वाली ली हरकर की तरफ था। यहाँ ली कुछ कर पाता उससे पहले ही रुथ डॉल को भी शूट करता है, जिसके चलते डॉल की हेड का वो मेटालिक बॉल हवा में ही वैनिश हो जाता है और इसके असर ली पर भी पड़ता है। इस कारण ली बेहोश होकर गिर जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ली की बचपन की स्टोरी, और यहाँ पे हमें लॉन्ग लेग्स और रुथ के भी बारे में जानने के लिए मिलेगा। सो ली और उसके मॉम जहाँ छोटे से घर में अकेला ही रहता था, उनसे मिलने भी कोई नहीं आता था, ना कोई रिलेटिव्स ना कोई अनजान आदमी। फिर एक दिन उनके घर में एक आदमी आता है जो डॉल्स बनाता था। वो डॉल्स के अंदर ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक करता था, जिसे देखकर घर के जो मेल पर्सन होता है उनका दिमाग में असर पड़ता है, जिसके कारण वो पहले अपनी वाइफ को मारता है, फिर बेटी को, और फिर खुद ही सुसाइड कर लेता था। अब ये सब काम कॉबल अकेला तो नहीं कर सकता, तो उसे कोई साथी की जरूरत थी जो घर में जाके डॉल को गिफ्ट कर सके। इसलिए वो टारगेट किया था ली की मॉम को। अपनी बेटी की जान की बदले में वो कॉबल की सारी बात मान लेता है और घर घर में डॉल गिफ्ट की तरह ले जाता है, ये बोल के कि ये तुम्हें चर्च से मिला है जो तुम जीते हो। ऐसे रूथ कैरियन के फैमिली में भी डॉल ले जाता है, जिससे घर के हस्बैंड पहले कुल्हाड़ी से अपनी वाइफ को मारता है, फिर अपनी बेटी को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कैरियन बच जाता है क्योंकि वो स्कूल में थी, जिसे फिल्म के स्टार्टिंग में ही बताया गया था। खैर, इसके बाद ली की आंख खुलती है और वो खुद को एक बेड में पाता है। उसके बाद एक कॉल आता है और कॉल में ली को कोई बताता है तुम रूबी की बर्थडे पार्टी के लिए लेट हो रही हो। यहाँ पे उस पर्सन को तो हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल कॉबल की तरह था, जो थोड़ा सा तो शॉकिंग था क्योंकि कॉबल तो मर गया था। तो फिल्म यहाँ पे थोड़ा हमें कंफ्यूजन में रखता है। खैर, कॉल के तुरंत बाद ली एजेंट कार्टर के घर निकल जाता है, जहाँ पहुंच के ली अपनी मॉम रूथ को देखती है और कार्टर को बताती है कि उसके मॉम ही कॉबल की दूसरे साथी है। ये सुन के कार्टर गुस्सा होती है और उसके बिहेवियर से पता चलता है कि डॉल ने अपने जादू कार्टर पर चला दिया,
जिसके कारण वो तो पहले केक काटने की जगह अपनी बीवी को ही काट दिया। फिर बेटी रूबी को मारने जाती है तो ली गन से कार्टर को ही मार दिया। फिर रूथ गन लेके रूबी को शूट करने जाती है, उससे पहले ही अपनी मॉम को ही शूट कर देती है ली। रूथ यहाँ पे भी मर जाती है और लास्ट में बच जाता है सिर्फ डॉल, जिससे शूट तो करता है ली, लेकिन गन में गोली खत्म थी तो डॉल को तो शूट नहीं कर पाता। फिर ली रूबी को लेके घर से निकल जाती है और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है।